नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय डिबेट और संस्कृति में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक डिबेट चैनल है। यहाँ पर आपको सभी तरह के डिबेट देखने को मिलते हैं और आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारे भारतीय डिबेट और संस्कृति चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। और आप यह शो देखें और आप देखें कि कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दोनों के बीच कितना आकर्षक और घमासान डिबेट शुरू हो रहा है। प्लीज़ आप उसे देखें और एंजॉय करें। धन्यवाद। लेकिन अंगड़ाई ऐसी है तो आगे की लड़ाई कैसी होगी? इस हंगामे के बाद सवाल उठ रहा है कि वक्त मिल पर हो रही सियासत मुस्लिम समाज के संतुष्टिकरण के लिए है या फिर शुद्ध तुष्टिकरण के लिए। हम ये बहस शुरू करें उससे पहले हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और ये दोनों नेता आज इस मुद्दे पर अपनी राय सामने रखेंगे। लेकिन हम ये बहस शुरू करें उससे पहले कुछ बयानों के साथ इस राजनीति को भी आइए समझने की जरूरत है कि दरअसल किस तरह से राजनीति हो रही है। जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूँ कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। हमारे जो इतराजात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर स्पष्ट है तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या बयान दिए जा रहे हैं, वो आपने सुन लिया। हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं, सुधांशु जी मौजूद हैं। दोनों को हम एक एक मिनट का समय देंगे इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके इस पर विचार जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई है। क्या आपका कहना है? आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन ने जो जेपीसी के सामने तमाम विषय रखे और जहां जहां पर भी डिसेंट नोट रखा, जहां पर असहमति जताई, जहां पर लगा कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कुठाराघात है, जहां पर लगा कि आर्टिकल 14, 15 और 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मामले में खास तौर पर ये गैर जरूरी दखल की तरफ ये जो प्रावधान है वो हैं, उनको सबको वहां से हटा दिया गया, उनको वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। अमित शाह जी ने फिर संसद में खड़े होकर कहा कि इसको सबको जोड़ा जाएगा। सवाल ये था कि जोड़ा क्यों नहीं गया, और उसका सीधा सीधा कारण है कि जिस तरह से किसान बिल आया, किसानों की बिना सहमति के आया, बाद में वापस लेना पड़ा। आज इनकी सोच में, सत्ताधारी दल की सोच में ही और नीयत में ही खोट है। इनका मकसद वक्फ बोर्ड के इंप्रूवमेंट करना या उसके अच्छे कानून बनाना नहीं है। इनका केवल और केवल मकसद ये है कि किस तरह से इसको तमाशा बनाया जाए, नफरत बनाया जाए, वक्फ प्रॉपर्टीज में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्यूट हो और कहीं
ना कहीं संविधान को चोट पहुंचाई जाए। यही अपोजिशन ने पूरी तरह से संसद में अपनी बात रखी है। इससे पहले भी 54 में, 95 में तमाम बार इसमें वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए, लेकिन इस तरह का तमाशा कभी ठीक है, आलोक जी, आपका समय खत्म हो गया है। अब सुधांशु जी को 1 मिनट का मौका देते हैं, इस पर उनकी राय जान लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सुधांशु जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहली बात है कि निहायती लचर स्तर का एक कानून है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं। आपकी जमीन को कोई क्लेम करता है तो आपकी जमीन पे तब तक कब्जा नहीं हटता जब तक उसका क्लेम न साबित हो जाए। यहाँ उल्टा है कि उसने क्लेम कर दिया तो उसका क्लेम सही है और आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल उनका होगा और जब ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट से वैकेट हो जाए तब आप आएंगे। दूसरी बात, जमीन पे कब्जे की एक रूल है कि 12 साल से पीछे का आप कब्जा नहीं कर सकते। 12 साल तक किसी कब्जे में तो आपका क्लेम फॉरफिट हो गया। यहाँ पे 1947 से पहले 400 साल का भी कब्जा हो जाएगा। मगर उनके पक्ष में क्या रूल है कि अगर 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, यानी उन्होंने कह दिया जमीन आपकी है और 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल नहीं गए तो आपकी जमीन गई। मगर वो जाना चाहे तो वो 400 साल पहले मुगलों के जमाने का जाके क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत में सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार में तो हजारों कर्मचारी हैं जो मैनेज करते हैं। 200 लोग 9,60,000 एकड़ की जमीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं या मिसमैनेज कर रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए लाया गया है कानून। इस पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक जी, व्यवस्थित करने की जरूरत है तो आपने भी महसूस किया, ये तो यूपीए की सरकार ने भी महसूस किया, तमाम और संशोधन पहले भी हुए और अभी भी तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं और कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। ये तो आप मानते हैं कि व्यवस्थित करने की जरूरत है और बदलाव करने की जरूरत थी और ये समय की जरूरत है कि इस बिल में ये संशोधन हो। देखिए, मुझे लगता है किसी भी चीज को अच्छा बनाने में किसी को आपत्ति नहीं। अगर हिंदुस्तान के मीडिया के कानून में भी कुछ अच्छी तब्दीलियां की जाए तो उसके लिए भी सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं समझता हूँ 1913 में सबसे पहले इसमें चेंजेस आए, उसके बाद 23 में आए, 54 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी और स्टेट वक्फ बोर्ड बने। 1995 में आकर इनकी ट्रिब्यूनल्स बने, वो भी हम नहीं बनाए। जितने चेंजेस हुए आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं की। और फिर ट्राइब्यूनल्स को भी उसके इलेक्टेड मेंबर्स को कम किया गया, उनकी पावर्स को बढ़ाया गया। ट्राइब्यूनल्स में कहा इन्होंने अभी कि साहब आप कहीं और नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जा सकते। और भी बहुत से केसेस ऐसे हैं, सरफासी एक्ट में भी डेट के जो केसेस हैं कर्जे के, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पहले जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है। अब उन्होंने कहा कि साहब उन्हीं के लोग होते हैं ट्राइब्यूनल में, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो 5 लोग होते हैं उसमें केवल एक मुस्लिम समुदाय का जानकार होता है, बाकी 4 लोग लीगल साइड से होते हैं, जिसमें एक सेशन जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक डीएम रैंक का होता है। तो तमाम भ्रांतियां जो फैला रही है बीजेपी, उसका आधार ही ये है कि केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए और वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। मैंने 2 इश्यूज अभी सुधांशु भाई के बेनकाब किए। उन्होंने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। भाई बहुत चीजों में ट्रिब्यूनल में जाते हैं। क्या सारे ट्रिब्यूनल खत्म हो गए? क्या एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान का खत्म हो गया? मैं समझता हूँ नहीं खत्म हुआ। आपको ट्रिब्यूनल क्या खत्म करने के लिए आपने इस बिल में लाए हैं? नहीं लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से ये भ्रामक गलत तथ्य समाज के सामने रख के पोलराइजेशन का काम है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं होते? अभी तक तमाम बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि इस केस में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, कोर्ट में जा ही नहीं सकते, सब कहते थे। मैंने अभी गूगल किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सैकड़ों हजारों केस हैं जो वक्त की प्रॉपर्टी से चल रहे हैं। और उसके बाद मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, 2013 में एक बिल और पास हुआ जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और जिसमें तमाम प्रावधानों के ऊपर बीजेपी ने भी सहमति जताई। 2010 में एक बिल प्रस्तुत हुआ संसद के अंदर, उसमें और अमेंडमेंट हुए, उसमें पावर्स को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाया गया और उसमें 3 चीजें मेन की गई। सबसे पहली की गई, सर्वे कराया जाएगा जहां जहां पर नहीं है। दूसरा, सेल, गिफ्ट और टोटल ट्रांसफर कंप्लीटली बैन कर दिया गया 2013 में। अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जिसको कब्जा कहते हैं, उसके लिए पहले प्रावधान नहीं था, 2 साल की सजा का प्रावधान हुआ। बिंदुवार आ जाएंगे आलोक जी, बिंदुवार आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप पूरा सारा एक साथ बता देंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। लेकिन सुधांशु जी, आप इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं? और ये देखिए, ये इससे कुछ देर पहले भी हमने वैसी साहब से भी बात की, वो भी टीवी 9 पर थे। अभी आलोक जी भी इन मुद्दों को सामने रख रहे हैं कि क्या ये कहकर कि इसमें देखिए कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं है प्रावधान। आलोक जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं और फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आप अदालत भी जा सकते हैं। तमाम ऐसे केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं और उसके बाद अदालत में जाते हैं। तो क्या भ्रांतियां फैलाने की कोशिश? भ्रांतियां ये है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है। पर ये रूल नहीं हो सकता कि जिस कंपनी ने आपको निकाला है पहले उसके ट्रिब्यूनल में जाओ। यहाँ तो क्लेमेंट के ट्रिब्यूनल में जाइए।
वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी है, अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए। भाई कोई थर्ड ट्रिब्यूनल होता, जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होता तो हम मान लेते। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी, और वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि वो कब्जा दिलाए। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, सरकार के बाहर की एक संस्था बताइए जिसको डीएम को आदेश करने का अधिकार। इस ढंग के आपने एब्सर्ड अधिकार दिए। अब कोर्ट में जाने के बाद, अब जब ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ आप असंतुष्ट हो तो ट्रिब्यूनल में एक केस बताए जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने खिलाफ दिया, उसे चैलेंज करके पूछता हूँ। सारे जजमेंट उनके ही होंगे, यानी वैसी हो गई ना जैसे हम लोग के बचपन में जावेद मियादाद कभी पाकिस्तान में एलबीडब्ल्यू नहीं होते थे। वो जिंदगी में 45-50 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, पर पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुए। लेकिन वो तो अपने लिए ही फैसला करेंगे, तो